Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So today's topic of the video is that we are going to discuss the previous year questions of agronomy from the exam ICAR JRF PG एग्ज़ाम। तो ये जो एग्ज़ाम था ये भी होने वाला है फाइनली, तो हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में बने रहेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यानी 2023 के जो क्वेश्चंस रहे थे उसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ द टर्म एलोपैथी वॉज कॉइन्ड बाय, ऑप्शंस आर होम, हर्पर, मॉलिश, अर्नन। ओके, तो एलोपैथी होता क्या है? एलोपैथी सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी एक टर्म जो होता है, किसने दिया है हम बाद में देखेंगे, बट इसका मीनिंग क्या होता है? एलोपैथी में रिलीज़ होते हैं एलिलो केमिकल्स। कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की रूट्स जो होती है वो कुछ केमिकल रिलीज़ करती हैं, दे आर नोन एज एलिलो केमिकल्स। और ये केमिकल्स क्या करते हैं? दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को सप्रेस करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी सॉइल में अपनी इम्पॉर्टेंट मेन क्रॉप ग्रो करी है, ठीक है, ये हमारी कोई मेन क्रॉप ग्रो हो रही है, वहाँ पे दूसरा ही कोई प्लांट होगा, उसकी जो जड़ें होती हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स से एलिलो केमिकल रिलीज़ होने लगते हैं और इन केमिकल्स के कांटेक्ट में जो दूसरा प्लांट आ जाता है वो उसकी ग्रोथ को सप्रेस करेगा। तो ये होती है, इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं एलिलोपैथी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट की टर्म किसने दिया है एलोपैथी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ मॉलिश। तो मॉलिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलोपैथी टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, that is an intercropping system can be said beneficial if it is a LER। ओके, कोई भी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कब बेनिफिशियल होगा? जब उसका LER क्या होगा? LER स्टैंड्स फॉर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ओके, तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कितना होना चाहिए ताकि वो बेनिफिशियल हो? ऑप्शन है इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 एंड 0। यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ मोर देन 1। अब ये लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता क्या है? शॉर्ट में हम इसको LER बोलते हैं। इसको हम फुल फॉर्म जो होता है इसका दैट इज़ लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो हम क्या बोलते हैं? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या होता है? समीशन ऑफ क्रॉप यील्ड इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। अगर हमने कोई क्रॉप ग्रो करी है एक इंटरक्रॉप सिस्टम में, उसकी क्या यील्ड आती है? डिवाइडेड बाय यील्ड इन सोल क्रॉपिंग या फिर मोनोकल्चर। जो हम मोनोक्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें एक सिंगल क्रॉप की जो यील्ड होती है वो क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के थ्रू उसको समझें तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ लैंड, सपोज हमारे पास कोई लैंड है, ठीक है, इसमें हमने क्रॉप ग्रो करी है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें क्रॉप ग्रो करी है मस्टर्ड एंड हमारी कोई फ्रूट क्रॉप है सपोज एप्पल, ठीक है, तो ये हमारा इंटरक्रॉप में ग्रो हो रहा है। और अगर हम इसको, ये हमारा हो गया इंटरक्रॉप, और दूसरा हम इसका सोल क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इतने एरिया में हमने सिर्फ अपनी, ये है हमारा सपोज़ मेज़ है, ये मेज़ एंड एप्पल, तो इतने एरिया में हमारा मेज़ है और एक अलग एरिया है जिसमें हमने अलग से एप्पल ग्रो करा है, तो ये हमने करी है सोल क्रॉपिंग। तो अगर हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैलकुलेट करने पाएंगे तो इसका जो इंटरक्रॉपिंग जो उसमें हम वैल्यूज़ निकालेंगे। सपोज़ मेज़ की जो यील्ड आई है यहाँ पे, सपोज़ इंटरक्रॉपिंग में आई है 10, ठीक है, 10 कुछ मान सकते हैं 10 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, ठीक है, और एप्पल की यील्ड अप्रॉक्स मान सकते हैं हम सपोज़ 15 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। ओके, और अलग से हमने जो सोल क्रॉप ग्रो करी थी उसमें मेज़ की यील्ड अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 7 क्विंटल्स और एप्पल की मान सकते हैं यहाँ पे लेट्स सपोज 12, ठीक है। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जब हम कैलकुलेट करने पे आएंगे तो हमें इंटरक्रॉपिंग की जो यील्ड है यानी इंटरक्रॉपिंग डिवाइड बाय सोल क्रॉपिंग सिस्टम में जो आती है उसको उनका समेशन लेके करते हैं। इंटरक्रॉपिंग में सपोज 10 + 15 हो जाएगा और सोल क्रॉपिंग में हो जाएगा हमारा 7 +
12। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा रेशियो आएगा उसको हमें देखना होता है कि वो रेशियो क्या है। अगर वो रेशियो हमारा 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, दैन इट इज़ बेनिफिशियल। अगर 1 से कम होगा दैन इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन अंडर इम्प्लीमेंटेशन सिंस। तो ये ईयर बताना है कि जो स्कीम थी, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी दैट इज़ 1989 टू 90 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पार्कर एट ऑल 1951 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ nutrient index value NIV to describe the fertility status of soil for the purpose of mapping. The NIV of medium nutrient status is। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन बना था कि पार्कर एट ऑल ने कंसेप्ट दिया है NIV, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट इंडेक्स वैल्यू। इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या होता है कि सॉइल में अलग अलग वैल्यू डिसाइड करते हैं कि लाइक अगर सॉइल लो न्यूट्रिएंट रिच है तो उसमें कितनी वैल्यू होगी, मीडियम और हाई इनमें कितनी होगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है मीडियम से, पूछा है कि मीडियम न्यूट्रिएंट रिच सॉइल का स्टेटस में क्या वैल्यू रहेगी। ऑप्शंस आपके पास हैं 0.5 to 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 1.5 से 2.5। ओके, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्कर एट ऑल का जो कंसेप्ट है NIV कंसेप्ट, ये होता क्या है। न्यूट्रिएंट वैल्यू इंडेक्स बेसिकली डिफाइन करते हैं कि हम न्यूट्रिएंट जो है किसी भी क्रॉप की न्यूट्रिएंट का डिमांड जो है क्रिटिकल पॉइंट में क्या रहेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि जो पार्कर एट ऑल थे, इन्होंने NIV की 3 वैल्यूज़ दी थी कि सॉइल अगर लो न्यूट्रिएंट स्टेटस है तो क्या वैल्यू होगी, मीडियम में क्या वैल्यू होगी, और अगर हाई न्यूट्रिएंट स्टेटस वाली सॉइल है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो लो मीडियम सॉइल का जो वैल्यू था वो था लेस देन 1.5, मीडियम का था 1.5 से 2.5 और हाई का था मोर देन 2.5 अकॉर्डिंग टू पार्कर एट ऑल। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पार्कर एट ऑल ने दिया था और NIV की वैल्यूज़ उन्होंने इस तरह से दी थी, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन क्वेश्चन। तो मीडियम टेक्सचर मीडियम न्यूट्रिएंट सॉइल का पूछा है, लेकिन अगर आपसे हाई लो मीडियम तीनों में से कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि लो में कितना है, मीडियम में कितना है और हाई में कितना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन डी 1.5 to 2.5। ओके, बाद में और भी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इन वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन है पार्कर एट ऑल के अकॉर्डिंग। ओके, ऑप्शन डी इज़ राइट हेयर। नाउ क्वेश्चन 5, द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SNACI stress responsive NACI is involved in the stress response in which of the following crop plant। तो ये जो ट्रांसपिरेशन फैक्टर है ये बेसिकली किस प्लांट से रिलेट रखता है। ऑप्शन है सोरगम बाइकोलर, फेसियोलस वल्गैरिस, ब्रासिका नैपर्स, म्यूसा। ओके, होप सो आपको इन साइंटिफिक्स नेम के जो कॉमन नेम होते हैं, कॉमन क्रॉप के नाम वो पता होंगे। वेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज सोरगम बाइकोलर, जो कि नाम है सोरगम का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बायोचार प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल इज रिच इन। ठीक है, तो बायोकार क्या होता है। ठीक है, बायोकार बेसिकली एक तरह की, जैसे ह्यूमस होता है ना ब्लैकिश कलर का, वैसे ही बायोकार भी एक तरह का ब्लैकिश कलर का ही होता है। ये कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी भी हम बायोलॉजिकल मटेरियल इंक्लूड्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, तो जब उनका इनकम्प्लीट कंबशन कर देते हैं तो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, जैसे हम बोलते हैं ऐश जो होती है, राख जो बचती है, उसको हम बायोकार बोलते हैं। ये किस में रिच होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और कार्बन। जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज कार्बन। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज वीट सीड डिस्पोजल बाय आंट इज कॉल्ड। ठीक है, जो आंट होती हैं चींटी, उनके द्वारा अगर सीड का डिस्पोजल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एक्सोकोरी, ऑटोकोरी, मिर्मिकोकोरी, हपोकोरी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज मिर्मिकोकोरी। ठीक है, अलग अलग एजेंसी जो है वो यूज़ होती हैं फॉर द सीड डिस्पर्जल। ठीक है, उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आंट का होगा तो मिर्मिकोकोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एफिशिएंसी ऑफ PCR amplification in DNA barcoding can be enhanced by the presence of which mineral nutrient for its stabilizing effect on DNA polymerase।
ठीक है। अब आप सबको पता है PCR क्या होता है, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हम यूज़ करते हैं फॉर द DNA एम्पलीफिकेशन। ठीक है, DNA एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज है हमारा DNA है, DNA में कोई पर्टिकुलर स्टैंड है, इतना पोर्शन हमारे डिज़ायरेबल है, जिसमें हमारे डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन को ही अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, एम्पलीफिकेशन करना है, तो हम PCR टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली हम PCR टेक्निक को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कौन सा इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट मिनरल है जो हम यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर रोडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम एंड इरिडियम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इरिडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एफीमेरल वीड? ऑप्शंस आर, ओके अगेन ये सब साइंटिफिक नेम है, आप पढ़ सकते हैं सारे ऑप्शन को। क्वेश्चन है यहाँ पे एफीमेरल वीड कौन होता है? सबसे पहले एफीमेरल वीड्स कौन होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो ऐसे वीड्स जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, यानी इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होगा। एक तो उनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, प्लस इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ इनकी फास्ट है, लाइफ स्पैन इनको बहुत छोटा होता है, और उनमें एक एबिलिटी होती है कि जल्दी से ग्रो होके जितने भी सरफेस होता है वो घेर लें, क्रॉप का जो न्यूट्रेंट्स होता है वो अपटेक कर लें, स्पेस फटाफट ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो वीड्स होते हैं बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो उन वीड्स को बोलते हैं एफीमेरल वीड्स। ऑप्शंस जो बात करें यहाँ पे, तो आप होप सो आपने सारे ऑप्शंस यहाँ पढ़ लिए होंगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ फाइलेंथस निरूरी। फाइलेंथस निरूरी होप सो आप सबने अपने यहाँ देखा भी होगा, इसके आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। अगर आपने आंवला देखा है, आंवले के जो पत्ते होते हैं वैसे ही इसके पत्ते होते हैं, और इनको हम अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं? फाइलेंथस निरूरी जो वीड है इसको हम कॉमनली बोलते हैं भूमि आंवला, भूमि आंवला, क्योंकि इसकी लीव्स आंवले की तरह होते हैं। ठीक है, तो भूमि आंवला इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ओके यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारा, दैट इज़ इन इंडिया एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन शॉर्ट इसको एपीडा बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ की एक्रेडिएशन एजेंसी। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, ड्यूरिंग 12th plan, Government of India initiated a scheme named परंपरागत कृषि विकास योजना, शॉर्ट में हो गया, विच envisages promotions of organic farming। तो यहाँ कौन सी स्टेटमेंट ठीक है गलत है वो हमें बताना है। ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, देन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, बोथ आर, अच्छा फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए स्टेटमेंट क्या थी। तो वेल यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही हैं, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एपीडा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी ठीक है, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और परंपरागत कृषि विकास योजना का भी ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द टारगेटेड यील्ड कंसेप्ट फॉर सॉइल फर्टिलिटी एवेल्यूएशन वॉज प्रपोज्ड बाय। तो टारगेट यील्ड कंसेप्ट जो है सॉइल फर्टिलिटी के लिए वो इवेल्युएट करने के लिए किसने प्रपोज करा था? ये साइंटिस्ट हैं, ऑप्शंस हैं SP रायचौधरी, TD बिस्वास, रामामूर्ति, NP दत्ता। तो ये जो कंसेप्ट था सॉइल फर्टिलिटी को लेके ये दिया था रामामूर्ति ने, दैट इज़ ऑप्शन C यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो ये सारी क्वेश्चंस जो हैं 2023 के एग्ज़ाम पेपर से ही लिए गए हैं, और इस ईयर जो बच्चे इस एग्ज़ाम्स को देने वाले हैं वो इस क्वेश्चन पेपर से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि लास्ट ईयर पैटर्न क्या था और अब कैसा हो सकता होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, द टाइप ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर नॉर्मल क्रॉप ग्रोथ इज़। सिंपल क्वेश्चन है कि सॉइल में जो वाटर होल्ड होता है जो क्रॉप्स के लिए यूज़फुल होता है, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल रहता है, उस वाटर को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक, ग्रेविटेशनल, कैपिलरी, फोर्थ है हमारा हाइग्रोस्कोपिक एंड ग्रेविटेशनल। तो क्रॉप्स ग्रोथ के लिए जो वाटर अवेलेबल रहता है दैट इज़ कैपिलरी वाटर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। कैपिलरीज में जो वाटर होता है वही एक्चुअली में हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है।
ठीक है। ग्रेविटेशन वाटर तो ग्रेविटी के थ्रू नीचे डाउनवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है, ड्रेन आउट हो जाता है। और हाइग्रोस्कोपिक जो होता है बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड रहता है, ठीक है, लेकिन जो कैपिलरी होता है वो नॉर्मल अवेलेबल रहता है क्रॉप्स ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अगेन ये भी स्टेटमेंट 1 and 2 क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट क्या है इनकरेक्ट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा है, प्रिसीशन एग्रीकल्चर इज जनरली डिफाइंड एज information and technology based farm management system to identify, analyze and manage variability within the fields for optimum profitability, sustainability and protection to the land resources। ओके, ये सिंपल प्रिसीशन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है कि प्रिसीशन एग्रीकल्चर में हम हर एक रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से जुडिशली यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारा रिसोर्स है प्रॉफिटेबली यूज़ हो जाए। हमें उनको इस तरह से मैनेज करना होता है, उस तरह से मैनेज करके उनको प्रॉपरली यूज़ करते हैं ताकि हमें आउटपुट जनरेट भी अच्छे मिले, रिटर्न्स अच्छे मिले, ठीक है, तो एक ऑप्टिमम सस्टेनेबल लेवल अटेन हो जाए। तो ये प्रिसीशन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन थी। स्टेटमेंट 2, प्रिसीशन एग्रीकल्चर इज एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो प्रिसीशन एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, ड्रोन्स का यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ड्रोन दीदी स्कीम आई है, पीएम नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ करा है ड्रोन दीदी स्कीम, जिसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वुमेन को या वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, वो जो वुमेन्स हैं एग्रीकल्चर रूरल एरियाज़ की वुमेन्स, उनको ड्रोन्स दिए ताकि वो ड्रोन की सहायता से जो स्प्रेज होते हैं, जो भी एग्रीकल्चर वर्क्स होते हैं वो परफॉर्म करें। तो क्या प्रिसीशन एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता ही है, ठीक है। तो सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी को अगर हम प्रिसीशन एग्रीकल्चर बोलें तो ये सही नहीं होगा। हाँ, डेफिनेशन तो पूरी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट, बट सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि प्रिसीशन एग्रीकल्चर सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी ही है उसमें, सो इट इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये डेफिनेशन ठीक थी लेकिन सेकंड वन इज़ नॉट करेक्ट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। टोटल हमें 28 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने हैं, दैट इज़ वाई हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। 14th क्वेश्चन जो है अगेन स्टेटमेंट का है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ 3 टाइप्स ऑफ एडजुवेंट्स यूज्ड विद हर्बिसाइड्स एंड आर एक्टिवेटर्स, स्प्रे मॉडिफायर्स एंड यूटिलिटी, ठीक है। तो ये एडजुवेंट्स जो हम स्प्रे करते हैं ना हर्बिसाइड्स का, उसमें ये सब यूज़ होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है एक्टिवेटेड एडजुवेंट्स आर पार्ट ऑफ फॉर्मुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन करेक्ट एंड सेकेंड इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द कंट्री दैट हैज़ गिवन नेम्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन मोका, इसको मोचा मोका भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे इसको मोका भी पढ़ते हैं, MOK मोका, ठीक है। डेवलप इन द मंथ ऑफ मई 2023 इन द बे ऑफ बंगाल इज़। आप सबको पता होगा ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहा है कि रिसेंटली क्या है कि हमारा जो इंडिया का मैप होता है, ठीक है, इस तरह से जो हमारी इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं म्यांमार, भूटान वगैरह, ठीक है, इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल की वजह से एक साइक्लोन हुआ था, जो कि इस वाला जो एरिया है, ये म्यांमार वाला एरिया, यहाँ पे इनका डैमेज देखा गया था, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जो नाम है मोका, ये साइक्लोन को जो नाम दिया है मोका, ये किस कंट्री ने दिया था, क्वेश्चन यहाँ पे ये है। हाँ, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये मोका कब हिट हुआ था, ये साइक्लोन कहाँ किन एरियाज़ को हिट कर रहा था, किन एरियाज़ में डैमेज हुआ था, कौन से सी से ओरिजिनेट हुआ था। तो हमारे इंडिया का जो बे बंगाल है वहाँ से ही ओरिजिनेट हुआ था, और बांग्लादेश वाला जो एरिया था, बांग्लादेश म्यांमार, वहाँ के एरिया को हिट करा था। लेकिन ये नाम मोका किस कंट्री ने दिया था, ऑप्शन है बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश तो अफेक्टेड हुआ था नो डाउट, पर नाम उन्होंने नहीं दिया था, पाकिस्तान, इंडिया, यमन। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दैट इज़ यमन, ठीक है। तो ये नाम जो था मोका ये यमन कंट्री ने दिया था, ठीक है। अगर नाम की अगर हम बात करें तो नाम मोका क्यों दिया है, क्योंकि यमन एक कंट्री जो है ना उसके आसपास एक कंट्री है, रेड सी पोर्ट कंट्री है। रेड सी पोर्ट कंट्री जो है वो कॉफ़ी के लिए बहुत जानी जाती है, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, वहीं से इसका नाम जो है मोका आया है, ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। ये कुछ इसकी जानकारी है जो इंटरनेट में मुझे अवेलेबल थी, वो मैंने आपके संग शेयर करी कि मोका कहाँ से आया है नाम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
16th पे। क्वेश्चन 16 है द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग वाटर इरोजन बाय कल्टीवेशन ऑफ अल्टरनेट इरोजन परमिटिंग एंड इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप्स इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन किसकी है? अगर हम किसी लैंड में वाटर इरोजन को कंट्रोल करना है, ठीक है, पानी का जो कटाव होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार अल्टरनेट इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स ग्रो करेंगे, ठीक है, ऐसी क्रॉप्स जो इरोजन को परमिट करें चाहे इरोजन हो जाए, और दूसरी तरफ हम बाद में कैसी क्रॉप्स लगाएंगे जो इरोजन को रोकें, इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स। तो हम अल्टरनेट तरीके से इस तरह की क्रॉपिंग करते रहेंगे कि एक बार इरोजन परमिटिंग लगाएं फिर इरोजन रेजिस्टिंग लगाएं। इस तरह की क्रॉपिंग को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये जो ऊपर पैराग्राफ था ये पूरा डेफिनेशन है स्ट्रिप क्रॉपिंग की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 मैच को करने का क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड 2। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में दिया है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स किस पैरामीटर को मेजर करते हैं। ऑप्शन है विंड वेन, देन क्वांटम सेंसर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर। ठीक है, तो विंड वेन की अगर बात करें तो विंड वेन होता है डायरेक्शन, विंड के डायरेक्शन को लिए। तो फर्स्ट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। अब आपको एक बार देख लेना है ऑप्शन में कि फर्स्ट का फोर्थ कहाँ दिया है। तो देखो ए फर्स्ट का फोर्थ दिया है, यहाँ पे फर्स्ट का फोर्थ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट का फोर्थ है, यहाँ पे यानी हमारा ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 में से कोई हो सकती है पॉसिबिलिटी। इसके बाद और देखते हैं क्वांटम सेंसर क्या मेजर करते हैं। तो क्वांटम सेंसर मेजर करते हैं पार। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको हम शॉर्ट में पार बोलते हैं। तो ये पार होता है जो कि मेजर करते हैं क्वांटम सेंसर, यानी बी का हो जाएगा फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट कहाँ है? देखो बी का फर्स्ट है, ये तो कैंसिल है, बी का फर्स्ट यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा अगर आपने 2 मैच कर लिए हैं। ठीक है, बाकी हम आगे देखते हैं। सी का सेकंड है, तो एनीमोमीटर होता है विंड वेन, विंड स्पीड, बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच बन चुका है और ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्टली मैच्ड आंसर है। ठीक है, आगे चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है हमारा, अगेन ये भी मैच करना है हमको। यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी हैं और बताना है कि थ्योरीज किसने प्रपोज करी हैं। ठीक है, रूट इंटरसेप्शन है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, मोबिलिटी कंसेप्ट है, क्रिटिकल लिमिट। अगर आप एक तो भी मैच हो जाते हैं तो आप ऑप्शंस को टैली करके ईजिली अपना राइट आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 18th क्वेश्चन जो है ना, उसमें अगर हम बात करें रूट इंटरसेप्शन की, तो रूट इंटरसेप्शन का जो कंसेप्ट है वो दिया है जेनीज एंड ओवरस्ट्रेच ने। ठीक है, जेनीज एंड ओवरस्ट्रेच, यानी ए का थर्ड बन रहा है। ठीक है, ए का थर्ड है, बाकी ये नहीं है। देन लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स की बात करें, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो है फिक्स के द्वारा, बी इज फोर्थ। ठीक है, मोबिलिटी कंसेप्ट किसने दिया है? तो मोबिलिटी कॉन्सेप्ट दिया है ब्रे ने। क्रिटिकल लिमिट का कंसेप्ट दिया है केट एंड नीलसन ने। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो ये हमारा जो है करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा मैच है जो आपको नहीं याद है तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर अपने नोट्स देख के याद रहे। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है हमारा, पार्टिकल्स दैट आर नॉट यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग इन आर्टिफिशियल रेन मेकिंग इज। ठीक है, आपको सबने पता होगा आर्टिफिशियल तरीके से बादल बन रहे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, क्लाउड सीडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, क्लाउड सीडिंग में हम आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए जो पार्टिकल्स यूज़ करते हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा पार्टिकल यूज़ नहीं होता। नॉच पे फोकस करना, यूज़ नहीं होता। ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, कॉमन सॉल्ट, कॉलिनाइट। तो आपको बताना है कौन सा पार्टिकल जो है क्लाउड सीडिंग में यूज़ नहीं होता। नॉट के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन नॉट ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ कॉलिनाइट। कॉलिनाइट जो है यूज़ नहीं होता, बाकी सिल्वर आयोडाइड यूज़ होता है, ड्राई आइस यूज़ हो रही है। सो कॉमन सॉल्ट, नमक भी जो है हम क्लाउड सीडिंग में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कॉलिनाइट का यूज़ नहीं करते। कॉलिनाइट का यूज़ हम करते हैं एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट। जो एंटी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं कॉलिनाइट का। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल बी द पोरोसिटी when a soil have its bulk density and particle density of 1.5 milligram per cubic meter and 2.65 milligram per cubic meter respectively। पोरोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पोरोसिटी की अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो पोरोसिटी इज 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 1 माइनस बल्क डेंसिटी क्या है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी ऑफ दिस एंड दिस आर रिस्पेक्टिवली दिस, ठीक है। तो यानी बल्क डेंसिटी हो जाएगी हमारी 1.5 और पार्टिकल डेंसिटी से अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2.65, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी आंसर कैलकुलेट हुआ है, आंसर शीट से मैंने मैच करके बना रखे हैं ऑप्शंस, लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला यही रहेगा पार्टिकल डेंसिटी का 1 माइनस BD अपॉन PD, ठीक है, बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय पार्टिकल डेंसिटी। सॉल्व करके ओवरऑल इसका आंसर कुछ आएगा थर्ड ऑप्शन 45.3% के पास, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन के बेस पे भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका मेन ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूज़ करेक्टली रखो और आंसर के पास आप नियरली पहुँच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21, प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट ऑफ सोयाबीन इज डैश %। सोयाबीन में कितना प्रोटीन और ऑयल परसेंट है वो आपको बताना है, ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, ठीक है। एक यहाँ पे थंब रूल याद रखो, सोयाबीन जो है कैसी क्रॉप है हमारी, प्रोटीन जिसमें ज़्यादा है, प्रोटीन रिच है, ऑयल भी है इसमें पर ऑयल कम है, तो प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा है, ऑयल की वैल्यू थोड़ी कम होगी। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो ईजिली आप ऑप्शंस को देख सकोगे, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करोगे। जैसे फर्स्ट की बात करें तो प्रोटीन है और ये ऑयल है, तो प्रोटीन ज़्यादा है ऑयल कम है, तो होप सो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। देन नेक्स्ट में भी हमारा ये ज़्यादा है ये कम है, हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में ये 30 ये 35, तो ये ज़्यादा, ये कम है ये ज़्यादा है, बल्कि प्रोटीन ज़्यादा होता है ऑयल कम, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। फोर्थ ऑप्शन है 20 एंड 40, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, प्रोटीन तो कहाँ 20 तो हो ही नहीं सकता, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए ऑयल कम चाहिए, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। दो ऑप्शन हमारे पास अभी भी सेफली बचते हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर हम गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग भी फॉलो करो तो आप अपने सही आंसर पे पहुंच सकते हो, ठीक है। और प्रोटीन के बारे में याद रखना, सोयाबीन का जो प्रोटीन और ऑयल का रेशियो है वो 4:2 के पास आप मान लो, यानी 40 और 20 मान सकते हो, ठीक है। तो 40 के पास की वैल्यू 43 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 1, ठीक है। 43% प्रोटीन एंड 20% इज ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अगेन ये भी हमारा स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट अबाउट इरिगेशन मैनेजमेंट इन चिकपी, फाइंड इनकरेक्ट वन। चिकपी में जो इरिगेशन होता है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो आपको बतानी। तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, फ्लावरिंग एंड पॉट फिलिंग आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन। तो देखो जितनी भी पल्स क्रॉप्स होती हैं, चिकपी इज ऑल्सो वन ऑफ दैम, तो जितनी भी पल्सेस क्रॉप्स होती हैं उनमें इरीगेशन का मेन यही रहता है कि फ्लावरिंग और पॉट फिलिंग स्टेज पे ही क्रिटिकल रहती है। बी ऑप्शन इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ चिकपीज 400 to 600 मिलीमीटर्स, तो ये इतना ठीक है, हाँ चिकपी में इतना ही वाटर चाहिए होता है। थर्ड ऑप्शन इज इरीगेटिंग चिकपी विद द saline water that has salinity 10 millimoles can be reduced yield by about this percent, ठीक है। तो ये हमारा ठीक नहीं है, सलीन वाटर से इरीगेट नहीं करना है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये आपसे इनकरेक्ट पूछे तो थर्ड ऑप्शन जो है सी ऑप्शन, सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, चिकपी इज़ यूजुअली इरिगेटेड फॉलोइंग चेक बेसिन मेथड, तो ये भी करेक्ट नहीं है, चेक बेसिन हम नहीं यूज़ करते चिकपी में, ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट जो है ई ऑप्शन, दैट इज अंडर कंडीशन ऑफ लो इवेपोरेटिव डिमांड एज इन नॉर्थ इंडिया इरीगेटिंग कैन बी कॉज लॉजिंग इन चिकपी। चिकपी में लॉजिंग होने का कोई ऐसा चांस नहीं है, लॉजिंग उन क्रॉप्स में होती है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन चिकपी का जो प्लांट आपने देखा होगा, चिकपी है, चिकपी यानी चने, तो चने का खेत बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, चना छोटा ही होता है, ठीक है। तो लॉजिंग के चांसेस वहाँ पे नहीं है, तो ये भी अपने आप में इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेट में अगर यहाँ से हम देखें तो सी में डाउट है, डी में डाउट है, ई में डाउट है, तो ऑप्शन 4 जो है सी डी एंड ई ये हमारा सही हो जाएगा। मतलब कि आपसे पूछा ही था इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, ओके। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, ठीक है। 23 क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट आउट द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है यहाँ पे, ठीक है। शब्दों में आपको ध्यान देना है, कहाँ करेक्ट पूछा है, कहाँ इनकरेक्ट पूछा है, कहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको फोकस रखने हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखनी है।
Now let's read the statements. So statement number 1 is sodium and potassium ions move across cell membrane by passive transport. ओके तो क्या ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से मूव करते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रोटीन्स मेक अप 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन. थर्ड इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सेंगर एंड निकल्सन. फोर्थ वन इज लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर विद पोलर एंड टुवर्ड्स द इनर पार्ट. अगर आप इन स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़ें तो आप समझ पाओगे यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. वेल यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन थर्ड है. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है जो यहाँ पे करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट है. बाकी ऑप्शन देखें तो वो इनकरेक्ट है बिकॉज सोडियम पोटेशियम मूव तो करते हैं लेकिन वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से मूव नहीं करते. दैट इज़ बाय एक्टिव. प्रोटीन 60 to 70% नहीं होता. अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कितना परसेंट है, बट 60 to 70% बहुत ज़्यादा होगी, इतना प्रोटीन नहीं होता. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो इन्होंने प्रपोज करा साइंटिस्ट के नेम बिल्कुल ठीक है, सिंगर एंड निकल्सन. लिपिड्स जो होते हैं वो बाइलेयर में अरेंज होते हैं, नो डाउट बाइलेयर में ही अरेंज होते हैं, लेकिन पोलर हेड जो होता है वो इनर पार्ट में नहीं होता. पोलर हेड्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और जो टेल होती है वो अंदर होती है. तो पोलर हेड अंदर नहीं होता, टेल अंदर होती है. तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे ही करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज विच वन इज़ नॉट द करेक्ट आइडोटाइप फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग. ठीक है, तो नॉट बताने की कौन सा इनमें से करेक्ट आइडोटाइप नहीं है ड्राईलैंड फार्मिंग का. ऑप्शंस आर थिक लीव्स, शैलो रूट सिस्टम, लीव्स हॉरिजेंटली ओरिएंटेटेड, हाई वाटर रिक्वायरमेंट. तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर अगर हम करते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी. थिक लीव्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो. शैलो रूट सिस्टम यानी रूट सिस्टम कम होना चाहिए, तो ड्राईलैंड में वैसे ही वाटर स्कैरसिटी होती है. तो क्रॉप्स में होना चाहिए कि उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप हो. डीप रूट होंगी तो वाटर को प्रॉपरली अपने अंदर रिटेन रखेंगी. तो शैलो रूट्स होना ठीक नहीं है. लीव्स हॉरिजेंटली हों. ठीक है, तो हॉरिजेंटली लीव्स होने से भी क्या होता है कि ठीक है हॉरिजेंटली लीव्स होंगी तो सन का जो लाइट है वो प्रॉपर आएगी, तो इससे बायोमास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. फोर्थ है हाई वाटर रिक्वायरमेंट. देखो ड्राईलैंड फार्मिंग कर रहे हैं, वैसे ही वाटर कम है तो रिक्वायरमेंट वाटर की हाई होना ये भी ठीक बात नहीं है. ठीक है, ऐसे क्रॉप्स होने चाहिए जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो तो अच्छा है. ड्राईलैंड फार्मिंग में ऐसे क्रॉप जैसे सोरगम हो गई, पल्सेस हो गए हमारे, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है तो ये तो ठीक है, लेकिन हाई वाटर रिक्वायरमेंट होना इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो ऑप्शंस की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा. नॉट बताना कि कौन सा नहीं है. तो सेकंड एंड फोर्थ देखो, शैलो रूट सिस्टम भी नहीं होना चाहिए, हाई वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए अगर हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे इन ड्राईलैंड कंडीशन में. ठीक है, रूट सिस्टम डीप होना चाहिए और वाटर रिक्वायरमेंट लेस होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, वी कैन से लो वाटर रिक्वायरमेंट. ठीक है. Next question number 25 is the deficiency symptoms of an essential element tends to appear first in young leaves. ठीक है, प्लांट्स के जो सिम्टम्स आते हैं आपको पता है, ओल्ड और यंग लीव्स का कंसेप्ट होता है. तो प्लांट के सिम्टम्स सबसे पहले यंग लीव्स में आए हैं. ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल. एलिमेंट कैसा है, इमोबाइल है. सच सिम्टम्स वुड बी शोन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिफिशेंसी. देखो यंग लीव्स में आ रही है और एलिमेंट इमोबाइल है. आपको बताना सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है. फिर इस ऑप्शन में यहाँ पे अगर मैं एक और ऑप्शन ऐड करूँ, फिफ्थ ऑप्शन दैट इज़ बोथ 1 and 2, ये ऑप्शन भी अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों हो सकता है. सल्फ़र भी हो सकता है और आयरन भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डेफिशिएंसी यंग प्लांट्स में आती है और दोनों ही अपने आप में इमोबाइल हैं, तो दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, सल्फ़र एंड आयरन बोथ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. अगेन ड्राईलैंड का ही क्वेश्चन आ गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. स्टेटमेंट फर्स्ट है ग्रोइंग सीजन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज लेस देन 300 days. रेनफॉल शुड बी लेस देन 1800 millimeter. मेन कॉन्स्टेंट्स आर विंड एंड वाटर इरोजन. नेक्स्ट, ग्रोइंग रीजन आर मेनली ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एज वेल एज अपलैंड्स. ठीक है, नाउ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो करेक्ट कौन है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन हो सकता है. तो कुछ ड्राईलैंड की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो ड्राईलैंड में एक तो ग्रोइंग सीज़न ठीक है, ग्रोइंग सीज़न 300 दिन से कम होता है, तो ये चीज़ भी हमारी जो है ठीक है. ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करें तो हम
ऐसे एरियाज़ में रेनफॉल जो होती है, रेनफॉल की अगर बात करें तो ड्राईलैंड में रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा होती है, 1800 mm से कम नहीं होती, इट इज़ मोर दैन दैट. मेन कॉन्स्टेंट्स विंड ऑफ वाटर इरोजन है, दैट इज़ ऑल्सो राइट. बट ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन होते हैं, ये नहीं है. करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. तो 26 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यस, ए एंड सी ओनली. ठीक है, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है ये हमारे करेक्ट हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को लेके. इनका ग्रोइंग सीजन और जो मेन कॉन्स्टेंट्स हैं वो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज़ व्हाट इज़ द ऑप्टिमम रेंज ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर इफेक्टिव प्लोइंग. जब हम सॉइल में प्लोइंग करते हैं तो इफेक्टिव मॉइस्चर कब कितना ऑप्टिमम रहना मेंटेन करते हैं. ऑप्शंस आर 15 to 10% डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, 15 to 20% depletion of available soil moisture. Third is 25 to 50% of depletion of soil available moisture and fourth one is 50 to 60%. ठीक है, तो प्लोइंग करते टाइम जो ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर रहता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑप्शन थर्ड, 25 to 50% डिप्लीशन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर. ठीक है, तो जब मिट्टी में नमी जो अवेलेबल रहती है उसमें अगर 15 से 50% कमी आती है तो प्लोइंग जो होगी वो इफेक्टिवली हो सकती है. ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज़ राइट हेयर. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 28. ठीक है, तो 28th क्वेश्चन इज कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव इवेपोरेशन रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन एट 0.5 IW/CPE रेशियो विथ 5 सेंटीमीटर ऑफ इरिगेशन वाटर. ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, क्या क्या वैल्यू आएगी जो क्यूमुलेटिव इवेपोरेशन होता है, 5 सेंटीमीटर, 10, 15 या 20. देखो अगर हम बात करें, आपको पता होगा इरिगेशन शेड्यूलिंग होता है. इरिगेशन शेड्यूलिंग, सो दिस इज़ एन अप्रोच फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन. तो इरिगेशन को शेड्यूल करने की अप्रोच होती है IW/CPE रेशियो. ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स को इरिगेट करें तो क्रॉप्स की यील्ड जो होगी वो मैक्सिमाइज हो सकती है. अब यहाँ से आपसे पूछा गया कि क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी, क्यूमुलेटिव इवेपोरेशन की वैल्यू आपको बतानी है. क्यूमुलेटिव इवेपोरेशन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे फॉर्मूले से. फॉर्मूला होता है डेप्थ, जो आपको गिवन डेप्थ है, डिवाइडेड बाय द रेशियो, जो आपको IW/CPE रेशियो दिया है वो आपको रखना है. तो डेप्थ यहाँ पे आपको दिए 5 सेंटीमीटर, इरिगेशन वाटर आपको मेंटेन करना है तो 5 सेंटीमीटर, और रेशियोज आपको दिया है एट IW/CPE रेशियो 0.5, तो ये 0.5 दिया है. ठीक है, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका जो आ जाएगा दैट इज़ 10 आ जाएगा. आपका ऑप्शन 2 जो है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे राइट होगा. तो यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट याद रखना है वो IW/CPE रेशियो तो सबको पता होगा, थ्योरी सबको पता होती है, लेकिन फॉर्मूला पता कम लोगों को होता है. तो फॉर्मूला आप नोट कर लो. अगर आपको क्यूमुलेटिव इवेपोरेशन की वैल्यू निकालनी है तो यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला, दैट इज़ डेप्थ डिवाइड बाय द रेशियो, और ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, correct answer is option number 2, that is 10 centimeter. So this is how you can find this value. So thank you everyone for watching this complete video. Hope so ये वीडियो जो है आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और कुछ क्वेश्चंस एब्सोल्युटली यहाँ से बनेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए. तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.